हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के कोर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसका जो है 11th पार्ट जो है देखेंगे। आज के 11th पार्ट में हम लोग पिछले 10th पार्ट में जो हमने टॉपिक शुरू करा था फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग आज यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का दो टाइप हमने पढ़ा था। दो तरह का फंक्शन होता है, एक आपका होता है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली बेस्ड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में लास्ट टाइम हमने जाना था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था। आज का क्लास शुरू कर रहे हैं एक प्रोग्राम से। फंक्शन का प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक फंक्शन बनाना है। एक फंक्शन बनाना है जो दो नंबर को जोड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कमेंट में लिख दिया है फंक्शन टू ऐड टू नंबर। ठीक है, दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम करना है यूजिंग फंक्शन, है ना। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम करना है। हालांकि इससे पहले जो है आप लोग दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आसानी से सीखे थे। उसमें बहुत ज्यादा कोई टफ कोड नहीं था, आसान सा कोड था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है उसी प्रोग्राम को, दो नंबर के जोड़ने का प्रोग्राम को ही फंक्शन के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड। यहाँ पर हैश आपका छूट गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद आप इस लाइन पे देखें तो यहाँ पर क्या है आपका इंट एड इंट एक्स इंट वाई है। ठीक है, यहाँ पर जो ऐड है ये ऐड आपका क्या है, ये ऐड आपका फंक्शन है। ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके आगे जो इंट लगा हुआ है ये है आपका क्या कहलाता है, आप पिछले क्लास में पढ़े थे, फंक्शन का रिटर्न टाइप। इसे हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप कहते थे। इसके बाद पैरेंथेसिस में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इंट एक्स और इंट वाई। ये आपके लिए आज के क्लास के लिए नया है। इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने ऐड नाम के फंक्शन में दो पैरामीटर पास कराना है ना, और दोनों इंटीजर टाइप का। ऐड नाम के फंक्शन में हम लोगों को दो पैरामीटर पास कराने के बारे में कहा जा रहा है, और दोनों जो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, वो इंटीजर टाइप के होंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारा पैरामीटर है। इसके बाद आप आगे देखें तो यहाँ पर आपका ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और ये आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। और आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है फंक्शन का बॉडी। फंक्शन का बॉडी कहलाता है। और हमने फंक्शन के बॉडी में क्या लिखा है, हमने लिखा है रिटर्न एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई का वैल्यू को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसको रिटर्न कीजिए। कहाँ रिटर्न कीजिए, जहां ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। अब ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है ये हम लोग अभी आगे जानेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ जो कोड डिस्कस किया ये कोड क्या था, ये कोड था आपका फंक्शन का डेफिनेशन। यानी यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है वो कोड जहां पर आप ये बताएंगे कि आपका फंक्शन क्या करेगा। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, इस चीज को सारे को हम लोग इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका उसी प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल, दो नहीं तीन वेरिएबल बनाया गया है, एक num1 नाम का, एक num2 नाम का, और एक आपका जो है s नाम का। ठीक है, हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, num1 num2 और s, इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पर ये जो तीन वेरिएबल बनाया गया है इसका क्या यूजेस है हम लोग आगे चल के देखते हैं। आगे है आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन। नाउ यहाँ पर अगला स्टेटमेंट है उसी मेन फंक्शन में ही, सी आउट इंटर टू नंबर्स। तो प्रोग्राम जब रन करेगा तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, आपका आउटपुट में आएगा इंटर टू नंबर्स। ठीक,
उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अगला सी इन num1 num2, यानी आप दो वैल्यू डालिएगा। मान लीजिए मैंने पहला वैल्यू डाला 10 और इंटर करेंगे तो क्या होगा कि पहले num1 है, तो num1 नाम का जो वेरिएबल होगा उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, उसमें 10 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मान लीजिए 20 इंटर करके, है ना, 20 टाइप करके इंटर करते हैं, तो ये 20 जो है किस में चला जाएगा, num2 नाम के वेरिएबल में। यानी हमारा जो num2 नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो गया, उसमें 20 स्टोर हो गया। आगे हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है s इज इक्वल टू एड, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है num1 कॉमा num2। num1 में क्या है आपको याद होना चाहिए, num1 में 10 है, और num2 में क्या है, num2 में 20 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लाइन को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर हम लोग ऐड नाम के फंक्शन को क्या करा रहे हैं, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, ठीक है, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर दो पैरामीटर पास करा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इसको पैरामीटर या आर्गुमेंट भी बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर पास करा रहे हैं, num1 और num2, जिसका वैल्यू 10 और 20 है। 10 और 20 कहाँ से आया, अभी कुछ देर पहले ही हमने num1 और num2 में 10 और 20 क्या किया था, इनपुट किया था। फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन के कॉल होने पर हम कहाँ जाते हैं, या फंक्शन के कॉल होने पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जंप करता है। तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करेगा कहाँ, इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ये जो ऐड नाम का फंक्शन है इसका डेफिनेशन जहां लिखा है हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल वहां जंप करेगा। तो प्रीवियस कोड में चले आते हैं। यहां पर जब आप आते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन। आप गौर कीजिए कि यहाँ पर जो है num1 में 10 है और num2 में 20 है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल num1 और num2 है, और यहाँ पर दो वेरिएबल x और y है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद दिला दें, यहाँ पर जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ जो num1 और num2 है, ठीक है, ये जो num1 है और ये जो num2 है, इसको हम लोग कहते हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कहेंगे इस जगह पर एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। यानी जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे होते हैं उस वक्त जो आप पैरामीटर को पास कराते हैं num1 num2, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का एक्चुअल आर्गुमेंट। और फंक्शन के डेफिनेशन में ये जो लिखा हुआ है x और ये जो y लिखा हुआ है, इसको कहा जाएगा हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। तो फंक्शन के डेफिनेशन में जो पैरामीटर है उसको कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट, और फंक्शन के कॉलिंग के वक्त जब आप जो दो पैरामीटर पास करा रहे हैं num1 और 2, इसको कहा जाएगा एक्चुअल आर्गुमेंट। होता क्या है, होता ये है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है, जब भी आप फंक्शन को आप कॉल कराते हैं, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाता है फंक्शन के डेफिनेशन के पास। क्योंकि आपने उस फंक्शन को कॉल कराया है कि भाई ऐड नाम का फंक्शन अपना काम करो, ऐसा। तो फंक्शन के डेफिनेशन के पास आते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन के पास आने के बाद क्या होगा कि जो एक्चुअल आर्गुमेंट num1 और जो num2 था, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या था आपका, num1 num2। num1 में कितना था, 10 था, और num2 में कितना था, 20 था। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन के डेफिनेशन के पास आया, तो num1 का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा x नाम के वेरिएबल में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर पहले है और वहां पर आपका num1 पहले था। उसके बाद जो num2 का वैल्यू है वो y में कॉपी हो जाएगा। तो num2 का जो वैल्यू है वो किस में कॉपी हो जाएगा, y में, ठीक है। दिस इज रूल, ये रूल है आपका कि जैसे ही फंक्शन आपका कॉल हुआ तो num1 और num2 का वैल्यू जो है ना, हमारा पहले तो प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन के डेफिनेशन के पास। num1 का वैल्यू कॉपी होगा x में और num2 का वैल्यू कॉपी होगा हम लोग का किस में, y में, ठीक है। वैल्यू कॉपी हो चुका है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स वाई में क्या है तो आप बोलेंगे 10 और 20 है। अब आप आते हैं फंक्शन के बॉडी में, यहाँ पर बोलता है रिटर्न x प्लस वाई। तो x को 10 है, आप दिख ही रहे हो, और y क्या है, 20 है। तो 10 और 20 कितना हो गया, 10 और 20 आपका जो है यहाँ पर 30 हो गया। तो रिटर्न 30, कि 30 को रिटर्न करो। अब ये 30 कहाँ रिटर्न होगा, ये 30 रिटर्न होगा जहां फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। यानी आपका ये कोड एग्जीक्यूट कर गया
और ये 30 जो है आपका रिटर्न होगा कहाँ, जहां फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, फंक्शन कॉल यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ध्यान देंगे। फंक्शन कॉल आपका इस जगह पर हुआ, तो यहीं से आप जो है जंप करके गए थे ना, तो वो जो 30 है ये यहां पर है ना, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर 30 रिटर्न हो जाएगा। और ये 30 किसको मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा एस को। यानी इस फंक्शन को कॉल करा गया, तो फंक्शन के कॉल होने पर हम फंक्शन के डेफिनेशन के पास गए, ये एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू वहां पर फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हुआ, वहां काम हुआ, काम होकर के वहां पर वैल्यू को रिटर्न किया गया। रिटर्न कहाँ किया गया, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, तो फंक्शन हमने यहां से कॉल करा था, तो 30 यहां पर भेज दिया गया। यानी इसके बदले यहां पर क्या आप सोचो, 30 आ गया है। तो s इक्वल टू 30, यानी s नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या मिल गया, उसको 30 मिल गया। अब s को 30 मिल गया, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप सोचे तो आपको क्या लग रहा है, आपको तो यही लग रहा है ना कि 10 और 20 ऐड हो गया। बिल्कुल 10 और 20 ऐड हो गया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं इस वाले लाइन पर, लिखता है सी आउट सम इज, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट चल रहा था, ठीक है, ये मेरा आउटपुट चल रहा था, सम इज क्या, एस, ठीक है, सम इज एस। तो एस में क्या स्टोर है, इसमें 30 स्टोर है, तो एस का वैल्यू प्रिंट क्या करेगा, एस का वैल्यू 30 प्रिंट करेगा। एंड गेट सी एच, आपका जो है ये आउटपुट दिखाएगा स्क्रीन पर, एंड रिटर्न 0, प्रोग्राम आपका जो है फिर टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का फंक्शन का एक प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट या कह सकते हैं पैरामीटर के बारे में जाना था कि आर्गुमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। तो इस प्रकार से दो नंबर को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया यूजिंग फंक्शन, और हम लोगों ने दो नंबर को जोड़ने के लिए ऐड नाम का फंक्शन यहां पर बनाया था। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम होगा, तो उन स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट, है ना, मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। किसका वो है, उस प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में मिलेगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड, ठीक है। और वहां पर आप उस प्लेलिस्ट में एकदम सीरियल वाइज सबसे पहले पहला प्रोग्राम कोड देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा, फिर तीसरा देखिएगा, फिर चौथा देखिएगा, फिर पांचवा, फिर छठा, एंड सो ऑन, ठीक है। और भी वीडियोस अपलोड होते चले जा रहे हैं, आप सीरियल वाइज जो है इन प्रोग्राम कोड को देखिएगा। मेरे इस लेक्चर के साथ साथ जो लेक्चर आप यहाँ पर जो है अटेंड कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, तो इसके साथ साथ जो है आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कोड जो है उसको भी देखिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है ये किसी दूसरे चैनल का है, ठीक है, किसी दूसरे चैनल में मेरे अपलोड किए गए वीडियो का है। तो वहां पर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कोड देखिए, ये प्रोग्राम कोड भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो है कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप वहां पर प्रोग्राम कोड देखो, वो सारे प्रोग्राम कोड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप जो है थ्योरी पढ़िए, जो थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कोडिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, तो आप जो है मेरे हर एक वीडियो में, जितना भी आप वीडियो है ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड का। वहां पर जाकर के आप सारे प्रोग्राम को सीरियल वाइज देखिएगा। उस वो देखने से क्या होगा ना कि आप जो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, इसका सारा थ्योरी बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आपका जो टॉपिक उसके ऊपर, फंक्शन कॉलिंग मेथड, ठीक है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका। हालांकि अभी हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम देखा वहां पर भी हमने फंक्शन को कॉल कराया था, ठीक है, वहां भी हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कराया था। आप बोलेंगे कहाँ, तो देखिए यहां पर ये ऐड नाम का फंक्शन है, और इस ऐड नाम के फंक्शन को हमने क्या कराया था, कॉल कराया था। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ हुआ, तो आप देखिए कि ये जो मेन फंक्शन यहाँ शुरू हुआ और जो मेन फंक्शन यहाँ पर एंड हुआ, इसके बीच में ही हमने क्या किया था, फंक्शन को कॉल कराया था। और फंक्शन के कॉल कराने पर आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला गया था, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें फंक्शन कॉलिंग मेथड। यहाँ कहा जा रहा है कि अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन टू वेज, फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका होता है। पहले तरीकों को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड, और दूसरे तरीके को कहते हैं कॉल बाय
रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस वाला जो पार्ट है, इसको समझने के लिए आप जो है प्रीवियस लेक्चर में जाकर के रेफरेंस वेरिएबल को पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल का नॉलेज है तो ही ये कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ में आएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड का, यानी पासिंग बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मेथड यानी पासिंग बाय वैल्यू। इसको समझना आसान हो गया अब आपके लिए। कैसे आसान हो गया? क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था, वो दरअसल कॉल बाय वैल्यू मेथड ही था। ठीक है, वो दरअसल क्या था? वो कॉल बाय वैल्यू मेथड ही था। थोड़ा सा आपको फिर से याद दिला दें, वहां पर क्या था? वहां पर num1 नाम का वेरिएबल था और num2 नाम का वेरिएबल था। इसमें हमने क्रमशः 10 और 20 जो है स्टोर किया था। इन दोनों को कहा गया था कि ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट। उसके बाद एक x नाम का वेरिएबल था और एक y नाम का वेरिएबल था। इन दोनों के बारे में कहा गया था कि ये कहलाएंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। और उसमें क्या हो रहा था कि एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू कॉपी हो रहा था फॉर्मल में, जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे थे तो। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू कॉपी हो रहा था किसमें? फॉर्मल में। ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू का कॉपी होना फॉर्मल में, इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मेथड इसमें यही होता है। साथ ही साथ अगर आप गौर कीजिए पिछला प्रोग्राम को, तो आपने याद कीजिए कोड हमने लिखा था रिटर्न एक्स प्लस वाई। आप गौर कीजिए कि वहां पर x और y को जोड़ा गया था, ना कि num1 और num2 को जोड़ा गया था। ठीक है, आपने कीबोर्ड से वैल्यू जो डाला 10 और 20, वो किस में डाला था? num1 में डाला था और num2 में डाला था। लेकिन जब जोड़ने के बारे में बात हुई तो वहां पर कौन जुड़ा था? वहां पर num1 और num2 नहीं जुड़ा था। num1 और num2 का वैल्यू जो कॉपी होकर के x और y में आया था, तो x और y जुड़ा था। दैट मीन्स जो एक्चुअल आपका आर्गुमेंट था, ये जो एक्चुअल वैल्यू था, है ना, जो वैल्यू आपने कीबोर्ड से डाला था, वो ऐड नहीं हुआ, उसका जो कॉपी था वो ऐड हुआ। ये होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो प्रोग्रामिंग के जरिए मैंने बात को समझा दिया है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट दैट आर यूज टू ए फंक्शन। यानी आपको याद होगा कि आप ऐड नाम के फंक्शन में num1 और num2 को क्या करा रहे थे? पास करा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि आप ये आर्गुमेंट को पास कराएं फंक्शन में, एंड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। इसी को कहा जा रहा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर कौन था? एक्स और वाई था। उसमें क्या हुआ था? कॉपी हुआ था ऑफ द फंक्शन। तो एक्चुअल जो वैल्यू होता है आर्गुमेंट का, उसको कॉपी किया गया या कॉपी हो जाता है किसमें? फॉर्मल पैरामीटर में, फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द आर्गुमेंट। यानी यहां पर जो भी काम होगा वो एक्स और वाई के बीच में होगा, ना कि फंक्शन का जो आर्गुमेंट num1 था और जो num2 था उस पे नहीं हुआ था। आपका num1 और num2 नहीं जोड़ा गया था। आपको कौन जोड़ा गया था? आपका यहाँ पर x और y का वैल्यू जोड़ा गया था। वही यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द आर्गुमेंट। यानी आर्गुमेंट को कोई अफेक्ट नहीं हुआ। जो अफेक्ट होना था, जो काम होना था, वो एक्स वाई के साथ हुआ। ये बात यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आमतौर पर जितना भी हम लोग सिंपल जो हम लोग फंक्शन का प्रोग्राम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है नॉर्मली सी प्लस प्लस यूजेस कॉल बाय वैल्यू इज टू पास आर्गुमेंट। ठीक है, यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप सी प्लस प्लस में फंक्शन का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर कॉल बाय वैल्यू ही आपका चलता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू, या इसी को हम लोग कहेंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा पहले आप जान लीजिए कि ये हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने ये वाले हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ए नाम का वेरिएबल होगा और आपके पास एक बी नाम का वेरिएबल होगा। इसमें कोई वैल्यू होगा मान लीजिए 10, इसमें कोई वैल्यू होगा आपका 20, और हम चाहते हैं कि बी का वैल्यू और ए का वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी ए में बी का वैल्यू आ जाए और बी में ए का वैल्यू आ जाए। हम लोग इसका प्रोग्राम करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं, यूजिंग फंक्शन, एक फंक्शन के द्वारा। और हम लोग यहाँ पर जिस फंक्शन के माध्यम से ये अदला बदली का या इंटरचेंज का काम करना चाहते हैं, उस फंक्शन का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, उस फंक्शन का नाम हम रखना चाहते हैं स्वैप। यानी आप जो है यहाँ पर स्वैप नाम का हम लोग जो है यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा दो वैल्यू को क्या करना, दो वैल्यू या दो वेरिएबल के वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना। ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो कोडिंग को देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। इस कोडिंग में हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट को देख रहे हैं, यानी कि इंटरचेंज कैसे होगा वो वाला हिस्सा देख रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिखा है void swap int x int y। यहां पर आपका जो स्वैप है ये क्या है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी आपने स्वैप नाम का फंक्शन बनाया। फिर यहां पर आप देखिए कि जो int x है और जो int y है, ये क्या है, ये है आपका फॉर्मल पैरामीटर, या पैरामीटर को हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट। ये हो गया एक्स और वाई फॉर्मल पैरामीटर। और ये वॉइड क्या है, ये वॉइड है फंक्शन का रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप, इसको फंक्शन का रिटर्न टाइप कहेंगे वॉइड को। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्वैप नाम का फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये कैसे पता चल रहा है, देखिए अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना होता ना, तो यहाँ जो आप कोड देख रहे हैं यहाँ पर कहीं रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग को जरूर नजर आता। ठीक है, रिटर्न करके कोई एक्सप्रेशन एंड देन सेमीकोलन। तो ऐसा तो हम लोग कोई रिटर्न यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है फंक्शन किसी भी प्रकार का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ जाना है। फंक्शन में जितना ज्यादा आप प्रोग्राम करेंगे ना, उतना ज्यादा फंक्शन आपका क्लियर होगा। आप सोचेंगे कि एक और दो प्रोग्राम देख करके आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये मुश्किल है। आपको फंक्शन के ऊपर काफी प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। तो एक दो प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो एक्सपर्ट, फंक्शन में एक्सपर्ट कब बनते हैं, जब आप खुद से भी कुछ फंक्शन का प्रोग्राम करते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग वापस इस कोड में। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें, बाकी चीजों को मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, आप तो यहाँ पर सारा कुछ समझ गए होंगे। और जब भी आप वीडियो देखिए, नोट को, है ना, आप जो है नोट, एक नोट कॉपी जरूर बनाइए। सारा चीज जो यहाँ पर लिखा है वो सब चीज को लिखिए, क्योंकि ये सब चीज तो चलिए हो सकता है आप स्क्रीनशॉट या जो भी तरीका, लेकिन ये जो चीज समझाया जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा चीज को आपको लिखना है कॉपी पर। यहां पर एक्स और वाई जो है ये दोनों मेरा फॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट है। यहां पर फंक्शन के बॉडी में देखिए यहां लिखा है इंट टेम्प, यानी टेम्प नाम का भी क्या है, टेम्प नाम का भी हमारा एक वेरिएबल है। ठीक, अब आपको मालूम होगा जब फंक्शन कॉल होता है तो इस फॉर्मल पैरामीटर को एक्चुअल पैरामीटर से कोई वैल्यू मिलता है। मान लीजिए एक्स को 10 मिल गया और वाई को मान लीजिए 20 मिल गया। ठीक, एक्स को 10 मिला कहीं बाहर से और वाई को 20 मिला। टेम्प नाम का वेरिएबल है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों का वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। और इंटरचेंज करने के लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल का सहारा लिया, टेम्प का। मैंने यहाँ पर लिखा टेम्प इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से आप समझना, टेम्प इक्वल टू एक्स का मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए। एक्स का वैल्यू को टेम्प में क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए। 10 कॉपी हो गया। नेक्स्ट लाइन x इज इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू को x में कॉपी कीजिए। तो y का वैल्यू को x में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू 20 है, जब x में कॉपी होने लगेगा तो इसका वैल्यू हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ध्यान देना, जब भी किसी वेरिएबल में नया वैल्यू आता है तो पुराना वैल्यू हट जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना कि सर ये 10 जो ये भी 20 हो जाएगा, नहीं। आपने x का एक कॉपी जो है टेम्प को दे करके रखा है कि ये टेम्पोरली मेरा वैल्यू को रख लो, क्योंकि मेरा 10 अभी मिटने वाला है। तो इस 10 को हम यहाँ पर टेम्पोररी कॉपी बना के कहीं डाल दिए टेम्प नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अभी क्या हुआ, x इक्वल टू वाई में कि y का वैल्यू x में जैसे ही कॉपी हुआ तो x का पुराना वैल्यू 10 हट गया और y का वैल्यू 20 आ गया। उसके बाद अगला काम क्या है
कि x का वैल्यू जो 10 था उसको मुझको कहाँ डालना है, y में, लेकिन मैं x का वैल्यू को कहाँ सुरक्षित कर दिए हैं, टेम्प में डाल करके, है ना, x का वैल्यू 10 को टेम्प में सुरक्षित करके डाल दिए हैं। अब अगर हम लोग अगला एक्सप्रेशन लिखते हैं y इक्वल टू टेम्प, यानी कि टेम्प का वैल्यू को y में डालिए, ठीक है, तो टेम्प का वैल्यू को y में डालिए, कॉपी कीजिए। जैसे टेम्प का वैल्यू y में कॉपी होगा तो y का पुराना वैल्यू हट जाएगा और टेम्प का वैल्यू इसमें आ गया 10। तो इस प्रकार से आप देखिए तो y में 20 आ गया और y में नहीं, x में 20 आ गया और y में क्या आ गया, y में 10 आ गया। इंटरचेंज हो गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। अब इस बात को आप ध्यान रखना कि क्या क्या यहाँ पर आपके साथ हुआ। और यहाँ पर प्रोग्राम का जो कोड है हम लोगों का, प्रोग्राम का कोड जो है वो यहाँ पर एंड हो गया, है ना। आगे चलते हैं। ये तो था फंक्शन का डिफिनेशन, लेकिन आप जानते हैं कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन ही तो मुख्य होता है, ठीक है, क्योंकि स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल तो कराना है मुझको, और स्वैप नाम का फंक्शन कहां से कॉल कराएंगे हम लोग, मेन फंक्शन के अंदर से। अब देखिए ये मेरा मेन फंक्शन है, यहां पर मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 50, यानी a नाम का वेरिएबल में 25 है, b नाम के वेरिएबल में 50 है। स्क्रीन क्लियर किए, स्वैप नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, स्वैप नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें आप आर्गुमेंट क्या पास करा रहे हैं, यही है पासिंग वैल्यू टू ए फंक्शन, आप वैल्यू पास करा रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल होता है तो हम कहां जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास आ जाइए, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। जब आप फंक्शन के डेफिनेशन के पास आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, वही हो रहा है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, ए का वैल्यू जो है वो एक्स में कॉपी होगा और बी का वैल्यू जो है कॉपी होगा वाई में। तो ए नाम का वेरिएबल में जो वैल्यू था और बी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू था, ठीक है, क्या वैल्यू था, 25 और 50 था। तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 50, वो ए बी का वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स में, और किस में कॉपी हो जाएगा, वाई में। तो यहाँ पर कॉपी हो गया आपका 25 और यहाँ पर कॉपी हो गया आपका क्या, 50, हो गया कॉपी। होने के बाद अगला काम क्या है आपका, देखिए अगला काम, अभी ये पुराने वाले चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, फिर से चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं। पिछला बार एग्जाम्पल में 10 और 20 लिया था, इस बार अभी जो है हम लोग ए और बी 25 और 50 लेके चल रहे हैं। देखिए क्या होगा, टेम्प नाम का वेरिएबल, चलिए टेम्प नाम का वेरिएबल, मैंने कहा टेम्प इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए, तो एक्स का वैल्यू टेम्प में क्या हुआ, टेम्प में कॉपी हुआ, कितना, 25। अगला लाइन, x इज इक्वल टू वाई, वाई के वैल्यू को x में कॉपी करो, तो y का वैल्यू को x में क्या करो, कॉपी करो, कॉपी हुआ तो 25 हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, 50 आ गया। अगली लाइन में कह रहा है टेम्प का वैल्यू को y में कॉपी करो, है ना, टेम्प का वैल्यू को y में कॉपी करो, तो 50 हट गया और 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका जो है, वैल्यू इंटरचेंज हो गया, किसका, x और y का, न कि a और b का, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है उसी में चेंज होता है। तो यहाँ पर स्वैपिंग जो है वो ए और बी वेरिएबल का वैल्यू स्वैप नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्स और वाई का हुआ है। यही तो होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है। तो एक्स वाई कॉपी हुआ, ए बी कॉपी नहीं हुआ, सॉरी ए बी इंटरचेंज नहीं हुआ, एक्स वाई का वैल्यू इंटरचेंज हुआ। अब जब आप यहां पर आते हैं और इस लाइन के पास आते हैं और लिखते हैं सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो ए इंटरचेंज नहीं हुआ है, 25 ही प्रिंट करेगा। सी आउट द वैल्यू ऑफ बी, बी भी इंटरचेंज नहीं हुआ है, ये भी क्या प्रिंट करेगा, ये हम लोग का 50 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर आप प्रोग्राम कहाँ जो है कुछ यूजफुल प्रोग्राम बना, यहाँ तो वैल्यू इंटरचेंज होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तो इंटरचेंज हुआ नहीं, है ना। तो ये कहाँ से जो है दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम हुआ, हाँ ये दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, आप ये जो चीज यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ए बी स्वैप नहीं हो रहा है, ए बी का वैल्यू इंटरचेंज नहीं हो रहा है, एक्स वाई का वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर इस जगह पर, है ना, इस जगह पर दो लाइन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, सी आउट ए इज इक्वल टू एक्स या इंड एल,
ठीक है। ए तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर क्योंकि डबल कोट में है, क्योंकि आप ए का ही वैल्यू को एक्स में कॉपी कराए थे और बी का वैल्यू वाई में कराए थे, ठीक है। और इंटरचेंज कौन हुआ था, एक्स और वाई हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ए इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू तो यहाँ इंटरचेंज हो चुका होगा और वाई का वैल्यू इंटरचेंज हो चुका होगा। और यहीं पर अगर लिख दें सी आउट बी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि बी का वैल्यू वाई में कॉपी हुआ था। ये बात अलग है कि कॉपी होने के बाद हम लोगों ने एक्स वाई का वैल्यू इंटरचेंज करा लिया। तो ये प्रिंट करेगा 20, ये प्रिंट करेगा 10, या जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ये प्रिंट करेगा हम लोगों का 50, ये हम लोग का प्रिंट करेगा 25। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर ये कोड आप यहाँ पर लिख देते हैं, ये दो लाइन जो है आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर हमने एक प्रोग्राम करा जिसने दो नंबर को स्वैप किया। लेकिन असलियत आपको खुद मालूम है कि ए बी स्वैप नहीं हुआ है, ए बी का वैल्यू इंटरचेंज नहीं हुआ है, एक्स वाई का हुआ, लेकिन आपका काम तो चल गया। तो ये था हम लोग का कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब ये जो प्रोग्राम आपने देखा स्वैप करने का, दो नंबर को स्वैप करने का, ये कोडिंग आपको अलग अलग बुक में और भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ लंबा कोड भी दिखेगा, कुछ छोटा कोड भी दिखेगा, आप देखना, ठीक है, अपने हिसाब से कहीं इसका प्रोग्राम, दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम। लेकिन जो मेन चीज है दो नंबर को स्वैप करने का, वो मेन कोड तो यही है, यही तो सेव, यही तो काम हो रहा है हम लोगों का, दो नंबर को स्वैप करने का, इंटरचेंज करने का। नाउ अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या है हम लोगों का, पहले तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस समझना पड़ेगा। स्टूडेंट को अगर रेफरेंस याद नहीं है तो याद दिला देते हैं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसमें 10 स्टोर है। उसके बाद मैंने लिखा इंट एम प्रेजेंट रेफ, रेफ लिखिए या कोई और नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि रेफ जो है ए का अल्टरनेटिव नाम हो गया, यानी ए भी इस 10 को जो है इंडिकेट कर रहा है और रेफ भी इसी लोकेशन को, इसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए का ही नाम है क्या है, ए का ही नाम हम लोग का रेफ है, ठीक है। ए का ही नाम क्या है, ए का ही नाम हम लोग का यहाँ पर क्या है, रेफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो देखें यहाँ पर, तो रेफ जो है वो क्या है, वो मेरा यहाँ पर रेफरेंस है। रेफरेंस अगर आप समझ चुके हैं तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज को, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग क्या देखना चाहेंगे, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग सीधे कोड को देखना चाहेंगे। कोड देखिए यहाँ पर, कॉल बाय रेफरेंस मेथड आईस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, और यहाँ पर मैंने लिखा है वॉइड, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था। स्वैप मेरे फंक्शन का नाम है। यहाँ पर मैंने लिखा है आर्गुमेंट में इंट एंड वाई और इंट एंड एक्स और इंट एंड वाई, ठीक है। पिछली बार केवल एक्स वाई लिखा था, इस बार यहाँ पर एंड लगा हुआ है। एंड लगा हुआ है कहने का मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों रेफरेंस है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेफरेंस है, एंड लगा होने के कारण, ठीक है। और रेफरेंस होने से काफी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पर, यहाँ आगे सेम कोड है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है टेम्प नाम का एक वेरिएबल है। आगे कहा गया एक्स नाम का रेफरेंस तो हम लोग का यहाँ पर है ही एक्स वाई, मान लीजिए इसमें 25 आया था, इसमें मान लीजिए 50 आया था। यहाँ पर अगला लाइन क्या कर रहा है कि एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए, तो एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी किया तो 25 आया। एक्स इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू को जो है एक्स में कॉपी कीजिए तो यहाँ पर आपका 50 आया। वाई इक्वल टू टेम्प, टेम्प का वैल्यू को वाई में कॉपी कीजिए तो यहाँ पर 25 आया, ठीक है। तो आप बोलेंगे चलिए यहाँ भी सर एक्स और वाई दोनों का वैल्यू इंटरचेंज हो गया, अच्छी बात है, इंटरचेंज हो गया। वापस आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से समझते हैं। कोई भी प्रोग्राम मेन से रन करता है, आप ऐसा मत समझना कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ से प्रोग्राम रन करना शुरू किया। प्रोग्राम रन करना कहाँ से शुरू करता है, मेन से करता है। यहाँ पर आप देखिए ए नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने यहाँ पर जो है ए नाम का वेरिएबल है हमने 25 स्टोर किया, ठीक। फिर बी नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने यहाँ पर 50 स्टोर किया, ठीक। स्क्रीन क्लियर। स्वैप ए कॉमा बी, हम ए और बी को क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, पासिंग वैल्यू टू ए फंक्शन, यहाँ भी हम लोग वैल्यू ही पास कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होने वाला है। आप जानते हैं ना कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं तो मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, उस फंक्शन के डेफिनेशन के पास, आप गए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एंड एक्स और एंड वाई मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वहां पर ए नाम का वेरिएबल था जिसमें 25 था, बी नाम का वेरिएबल था जिसमें 50 था,
तो एंड एक्स का मतलब हो गया कि एक्स एक अलग वेरिएबल नहीं है, एक्स जो है वो ए का ही एक और नाम है। और एंड वाई का मतलब ये हो गया कि वाई एक अलग वेरिएबल नहीं है, वाई जो है बी का ही एक नाम हो गया। जैसे होता है ना, एक व्यक्ति का दो नाम होता है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम ए भी है और उस व्यक्ति का नाम बी भी है। अगर हम बोले कि ये व्यक्ति 16 साल का है, तो ए भी 16 साल का और बी भी 16 साल का है, क्योंकि दोनों नाम तो एक ही व्यक्ति का है। तो उसी तरीके से ये मान लो कि ये एक व्यक्ति है जिसका वैल्यू यहाँ पर 25 दिया हुआ है, उसका नाम ए भी है, उसका नाम एक्स भी है। उसी प्रकार से ये एक दूसरा व्यक्ति है जिसका उम्र 50 है मान लो, और उसका नाम बी भी है, उसका नाम वाई भी है। तो रेफरेंस का मतलब हो जाता है वो जो आपका आर्गुमेंट था ना ए और बी, उसी का ये अनदर नाम हो गया, दो अलग वेरिएबल यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है। अब कहता है कि टेम्प नाम का यहाँ पर क्या बनाइए, टेम्प नाम का आपका यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए। कहाँ बताया गया है, वो फंक्शन के डेफिनेशन में देखिए, यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना। यहाँ पर बोल रहा है एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए। देखिए एक्स ए का ए को ही एक्स कहा जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू को डालने का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू का कॉपी होना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया। इस बात को ध्यान से समझना आप। एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई यानी ए का नाम एक्स है और बी का नाम क्या है, वाई है। तो वाई का वैल्यू को एक्स में जाने का मतलब हो गया ये काम होना, कि यहाँ पर जो है y का वैल्यू को x में डाली, यानी b का वैल्यू को a में डाली, यानी यहाँ पर हो गया हम लोग का 50। उसके बाद कहता है y इक्वल टू टेम्प, y यानी कि b, ठीक है। तो इस y में टेम्प का वैल्यू डालिए, तो टेम्प का वैल्यू हमने यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया 25। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि क्या a और b का वैल्यू इंटरचेंज हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ। आप देखिए डायग्राम है ना, डायग्राम से ही समझ में आएगा, ए का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 25। ऐसा कैसे संभव हो पाया, रेफरेंस के चलते। रेफरेंस के चलते ही ये संभव हो पाया कि जो एक्चुअल वैल्यू था ए और बी का वो इंटरचेंज हुआ। तो आपका जब ये काम यहाँ पर खत्म हो गया, तो वापस आप आएंगे इस जगह पर, इस लाइन पर, और यहाँ पर कहेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू आपने वहां पर अभी पीछे डायग्राम में देखा था, ए का वैल्यू क्या हो चुका था 50, तो 50 प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू प्रिंट किया 25, क्योंकि वहां पर 25 हो चुका था। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या होता है, एक्चुअली ए और बी का वैल्यू में चेंज हो जाता है। और कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या हुआ था कि एक्चुअली ए और बी चेंज नहीं हुआ था, वहां पर जो फॉर्मल पैरामीटर एक्स और वाई था उसमें इंटरचेंज हुआ था। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 50 प्रिंट करेगा और बी का वैल्यू 25 प्रिंट करेगा। कैसे किया ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर चीजें अभी एक बार में समझ में ना आ रहे हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा और खाली मन से थोड़ा सा देखिएगा, तो समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है कॉल बाय रेफरेंस का अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कोडिंग देख लिया है तो आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास बाय रेफरेंस इज समथिंग that C++ developer use to allow a function to modify variables without having to create copy of it। इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कभी कभी सी प्लस प्लस के जो डेवलपर हैं या जो यूजर हैं, है ना, वो क्या चाहते हैं कि फंक्शन की मदद से हम कोई वेरिएबल में चेंज करें और उस वेरिएबल का हम कोई कॉपी ना बनाएं। कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या हो रहा था, ए का वैल्यू कॉपी हो रहा था एक्स में, बी का वैल्यू कॉपी हो रहा था वाई में, ये कॉल बाय वैल्यू में हो रहा था। कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा था कि ए और जो बी है, इसी ए का नाम एक्स हम बना रहे थे, इसी बी का नाम वाई बना रहे थे। तो यहाँ पर कोई वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा था, कॉपी एक्चुअली यहाँ हो रहा था पिछले वाले में, कॉल बाय वैल्यू मेथड में। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि वेरिएबल का कॉपी हो किसी, है ना, एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू कॉपी हो किसी फॉर्मल में। To pass a variable by reference, we have to declare function parameter as reference and not normal variable। जब हम लोग जो है पासिंग बाय रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वहां पर हम लोग जो है रेफरेंस को पास कराते हैं ना। ये जो फंक्शन पैरामीटर का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर, जहाँ फंक्शन का डेफिनेशन होता है ना, फंक्शन का डेफिनेशन पूरा कोडिंग के साथ, जहां पर ये लिखा हुआ था टेम्प इक्वल टू इंट टेम्प, ये सारा कोड, उसको उसके बारे में कह रहा है कि वहां पर हम रेफरेंस पास कराते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, आपका रेफरेंस है। इसी से पहचान होता है कि ये पासिंग बाय रेफरेंस है, ठीक है। इससे क्या हुआ आपको फायदा, अभी बता ही दिया गया। इसका फायदा ये हो गया कि बाई रेफरेंस से क्या होता है, एक्चुअली ए और बी का वैल्यू जो है आपका इंटरचेंज
हो गया था। आपको ऐसा नहीं था कि ए का कॉपी बनाना पड़ा था, बी का कॉपी बनाना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर चार वेरिएबल नहीं, यहाँ पर आपका जो है कॉल बाय रेफरेंस में दो ही वेरिएबल है, ए और बी। ए का ही नाम एक्स है और बी का ही नाम क्या है, वाई है। तो वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं डेफिनेशन के पास, जो यहाँ पर लास्ट में कहा गया है कि टू पास अ वेरिएबल बाय रेफरेंस वी हैव टू डिक्लेयर फंक्शन पैरामीटर एज रेफरेंस। फंक्शन का जो पैरामीटर है वहां पर हम रेफरेंस को डिक्लेयर करते हैं, एंड नॉट वेरिएबल एंड नॉट नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल हम लोग नहीं रखते हैं, यानी इस जगह पर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल नहीं रखते, इस जगह पर हम लोग रेफरेंस रखते हैं। तो ये था आपका कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चंस कॉल बाय रेफरेंस बहुत सारे साल में आपको देखने को मिला है। ठीक है, बहुत साल जो है एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की, जैसे एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गुमेंट के बारे में जान लीजिए। द आर्गुमेंट लिस्टेड इन द फंक्शन कॉलिंग, जब फंक्शन को कॉल करा रहे होते हैं, है ना, उस वक्त जो आप वैल्यू पास कराते हैं फंक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। द आर्गुमेंट लिस्टेड इन द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट, उसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। बात करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट की। द आर्गुमेंट यूज्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन दैट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। जब आप फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट लिखते हो ना, कि फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है ना, जैसे आपने यहाँ पर याद करो, आप यहाँ पर लिख रहे थे, याद करो, वॉइड, फिर आप लिख रहे थे यहाँ पर स्वैप, ठीक है, फिर आप यहाँ पर लिख रहे थे इंट एक्स, फिर आप लिख रहे थे यहाँ पर इंट वाई, फिर आप यहाँ पर पूरा कोडिंग लिखे थे, क्या लिखे थे आप, इंट टेम्प लिखे थे, ऐसा कुछ लिखे। तो यहाँ ये जो एक्स वाई है ना, दैट इज डिक्लेरेशन, है ना, दिस इज डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन वाले हिस्से में जो आर्गुमेंट होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ये भी फंक्शन का एक पार्ट है। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। एंड दिस टेक्निक इज नॉन एज रिकर्शन, और ये जो टेक्निक है इसको रिकर्शन कहा जाता है। मेरी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोड देखना पड़ेगा। ये कोड देखिए यहाँ पर, यहाँ पर जो है मैंने एक फंक्शन का नाम क्या रखा है, रिकर्स रखा है। आप चाहे तो इसका नाम एबीसी भी रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने फंक्शन का नाम रिकर्स रखा है। ये रिकर्स नाम का जो फंक्शन है, इसका जो है ये यहाँ पर इसका बॉडी है। ठीक है, और मैंने बॉडी में ही इस रिकर्स नाम के फंक्शन को कॉल कराया है, यानी फंक्शन के बॉडी के अंदर ही हमने उस फंक्शन को क्या कराया है, उस फंक्शन को कॉल कराया है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन खुद को ही क्या करेगा, बार बार कॉल करेगा। आप आए, फंक्शन कॉल हुआ, चल गए फंक्शन के यहाँ डेफिनेशन के पास, आप अंदर आए, आने के बाद फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से चले गए फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये मेरा किस प्रकार का फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है। उसके बाद आपको बताया गया था कि कोई भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो होता ही होता है, तो प्रोग्राम एक्चुअली रन करना आपका यहाँ से शुरू किया था, मेन फंक्शन से। यहाँ डॉट डॉट मतलब कुछ कोडिंग होगा, है ना, वो कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा। रिकर्स नाम का फंक्शन पहली बार यहाँ से कॉल होगा। फंक्शन कॉल होता है, कहाँ जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। आप गए फंक्शन के डेफिनेशन के पास, यहाँ जब आप फंक्शन के डेफिनेशन के पास यहाँ पर गए, ठीक है, तो इस फंक्शन के बॉडी के पास भी गए होंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बॉडी में जब आप गए, यहाँ कुछ कुछ काम हुआ, उसके बाद ये फंक्शन फिर कॉल हुआ। एक बार अभी यहाँ से कॉल हुआ था, तो आप फंक्शन के डेफिनेशन के पास गए। अब सेम चीज जो देखो आप यहाँ भी है, अब यहाँ से कॉल हुआ तो फिर आप यहाँ गए, यहाँ से गए, यहाँ से फिर अंदर आए, फिर कॉल हुआ, फिर गए फंक्शन के डेफिनेशन के पास, फिर फंक्शन के बॉडी में आए, फिर ये एग्जीक्यूट किया, फिर आप फंक्शन के डेफिनेशन के पास गए। तो आप बोलेंगे कि सर ये फंक्शन तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो खुद को बार बार कॉल किए जा रहा है। हाँ, अभी जो आप कोड देख रहे हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है, लेकिन, है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम इसका प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, जब हम इसका प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, कि वहां पर कुछ बीच में ऐसा कुछ कंडीशन या कोड होता है, ठीक है, जिसके चलते किसी न किसी टाइम जो है ये जो बार बार चलने वाला जो काम है वो रुक जाता है। हो सकता है कि 4 बार
कॉल होने पर या 5 बार कॉल होने पर यहाँ पर क्या हो जाए, वो रुक जाए। वो चीज आप फंक्शन में देख पाएंगे, मतलब कोई प्रोग्राम में देख पाएंगे, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन का कोई प्रोग्राम होगा उसको देख पाएंगे। लेकिन रिकर्शन को जो है आप केवल यहाँ पर समझिए, ठीक है। अगर कोडिंग वगैरह जो है इसको सीखना है, जानना है, तो कोडिंग जब अब इसका जो है अपलोड होगा वीडियो, तो आप कोडिंग देख करके इस चीज को समझ जाइएगा। फिलहाल यहाँ पर डेफिनेशन समझिए, और डेफिनेशन के बाद ये जो इसका जो जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को जो है आप समझ लीजिए। तो आज हमने जो है फंक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। फंक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके क्लास 12 के बाकी सी प्लस प्लस के चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर जो है फंक्शन के ऊपर रखा, एक था आपका पिछला लेक्चर और आज का हमारा करंट लेक्चर, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर को आपको काफी जो है अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और अच्छे से देखने समझने के बाद फिर आपके लिए आगे का जो चैप्टर्स होगा सी प्लस प्लस में, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।